बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन और सामीन, मैं जावेद रमज़ान अली चंदानी आप तमाम नाजरीन को इतर पाकिस्तान की इस मुनफरिद हाविश इंस्पायर बुक रिव्यू के अंदर खुशामदीद कहता हूँ। आज हम आप नाजरीन के सामने एक ख़ास बुक को पेश कर रहे हैं। इस बुक की ख़ास बात ये कि 2019 के अंदर अमेज़ॉन ने इस बुक को अपने साल की बेस्ट बुक डिक्लेयर किया था। इस खूबसूरत बुक का मुख्तसर जायज़ा पेश करने के लिए आज जो स्कॉलर हमारे साथ मौजूद है उनका नाम है फरहान जमानी। आपने अपना MPhil AKU ID से किया। इसके साथ साथ आप इस वक्त ऑनरी मेंबर है एकेडमिक स्टीयरिंग कमेटी फॉर द स्टूडेंट डाइजेस्ट के। इसके साथ साथ फरहान सर की सबसे ख़ास बात यह कि ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि वर्ल्ड वाइड के न्यूज़पेपर्स के अंदर आपने अपने एकेडमिक कंट्रीब्यूशंस भी दिए हैं। आज इस बुक जिसका उन्वान बहुत ही खूबसूरत है, डिजिटल मिनिमलिज्म चूजिंग अ फोकस्ड लाइफ इन अ नॉइजी वर्ल्ड, कि आइए हम सबसे पहले इसके ऑथर के बारे में जानते हैं। तो जी फरहान सर, मैं चाहूँगा कि आप हमारे नाजरीन को इनके ऑथर के बारे में भी। सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच कि आपने बहुत ही काइंड वर्ड्स पे मेरे इंट्रोडक्शन को प्रेजेंट किया। इस किताब के जो ऑथर हैं, जैसा कि आपने कहा कि ये इस बेस्ट सेलिंग बुक थी, तो यकीनन इसके ऑथर जो है उसके के ऊपर सारा क्रेडिट जाता है। और सबसे दिलचस्प बात जो मुझे इस ऑथर की लगती है कॉल न्यूपोर्ट की, वो ये कि ये खुद भी एक प्रोफेशनली कंप्यूटर साइंस के ग्रेजुएट भी हैं और प्रोफेशनली कंप्यूटर साइंस के फैकल्टी भी है जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी के अंदर। और इसके साथ साथ इनकी दूसरी भी बहुत सारी किताबें हैं जो कि बेस्ट सेलिंग के अंदर ही काउंट होती है, जैसे कि डीप वर्ल्ड, अ वर्ल्ड विदाउट ईमेल, हाउ टू बिकम स्ट्रेट ए स्टूडेंट, और फिर एक ये आज की किताब जिस पे हम डिस्कस करने वाले हैं, डिजिटल मिनिमलिज्म, हाउ टू चूज अ फोकस्ड लाइफ इन अ नॉइजी वर्ल्ड। इसके ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे और इसमें ये हमें बताते हैं कि किस तरह से हम टेक्नोलॉजी को जो है अपनी ज़िंदगी के अंदर मीनिंगफुली जो है वो यूज़ कर सकते हैं। फरहान साहब, डिजिटल वर्ल्ड की अगर हम बात करते हैं तो दुनिया का हर फर्द मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक, इवनिंग से लेकर नाइट तक हमेशा इस वर्ल्ड के अंदर मौजूद रहता है, लेकिन हमेशा वो सोचता है कि हाउ मच इज़ फॉर मी, कि मैं क्या पूरा दिन इसके साथ अटैच्ड हूँ। तो ये एक ऐसा थीम है कि हर कोई इसके बारे में आज जानना चाहता है। तो मेरी तो पहले तो अंदर एक इंस्पायरेशन भी और ये एस्पायरेशन भी है कि मैं आपसे ये जानूँ कि आपने इस बुक को पहले चूज़ क्यों किया। ये किताब हम सब के लिए बहुत अहम है कि हम में से हर वो शख्स, ठीक है, स्पेशली जो हमारी यूथ है, वो बहुत ज़्यादा अपनी एजुकेशनल कमिटमेंट की वजह से, अपनी वर्किंग लाइफ के कमिटमेंट की वजह से, फिर कुछ पॉलिटिकल सर्कमस्टेंसेस की वजह से हम अपने घरों के अंदर बहुत ज़्यादा लिमिटेड हो चुके हैं, जिसकी वजह से हो ये रहा है कि हम अपने आप को दूसरी हेल्दी एक्टिविटीज़ के अंदर इंगेज नहीं करते, बल्कि अपने आप को बहुत ज़्यादा स्क्रीन के साथ इंगेज कर देते हैं। तो हमारे लिए ये किताब पढ़ना बहुत ज़रूरी है कि किस तरह से हम अपनी इस लाइफ को बैलेंस कर सकते हैं, और इसलिए इस किताब को पढ़ना बहुत ज़रूरी थी और यही एक बुनियादी वजह थी जिसकी वजह से मैंने इस किताब को चुना था। इस पूरी किताब को ऑथर ने 2 हिस्सों में लिखा है। शुरू के 3 चैप्टर इसके फाउंडेशंस के हैं, जिसके अंदर ऑथर ने अपने आर्ग्यूमेंट्स के लिए एक प्रीमाइस डेवलप किया, फिर उस थ्योरी को एक्सप्लेन किया और फिर उसके इम्पैक्ट और कॉन्सिक्वेंसेस को डिस्कस किया। फिर सेकेंड हिस्से के अंदर जिसमें 4 चैप्टर्स हैं, उसमें ये आपको गाइड करता है कि कैसे अगर आप अपने आप को टेक्नोलॉजी से हटाते हैं, ठीक है, अपने आप को टेक्नोलॉजी से दूर लेके जाते हैं, तो अपनी अमली ज़िंदगी के अंदर आप कौन सी एक्टिविटीज़ को शामिल करेंगे जिसके ज़रिए से आपके लिए ये पॉसिबल हो सके। तो मुझे आपकी बात से ऐसा फील हुआ कि मिनिमलिज्म इज़ एन आर्ट, कि हाउ कैन यू यूज़ योर टाइम और हाउ कैन यू यूज़ योर डिजिटल वर्ल्ड,
लेकिन आपने जो बुक के जब थीम्स की बात की तो आपने बताया कि शुरू के जो 3 जो दिए गए हैं वो जो चैप्टर्स है वो फाउंडेशंस पे बेस करते हैं। तो एज एन रीडर मेरे दिल में इंटरेस्ट पैदा हो रहा है कि उसके फाउंडेशंस क्या होंगे कि जो उन्होंने पेश किए हैं। तो अगर आप थोड़ा सा उस पर रोशनी वो डाल सकें। बिल्कुल जावेद, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है बिकॉज के इसी की बेसिस के ऊपर आप इस ऑथर के तमाम आर्ग्यूमेंट्स को जो है वो अंडरस्टैंड करेंगे और उसको समझेंगे कि वो किताब के अंदर किस आइडियाज़ को प्रेजेंट करना चाहता है। हम में से किसी को ने भी इस बात को प्रिडिक्ट नहीं किया होगा आज से 5 साल पहले या 10 साल पहले कि किस तरह 21st सेंचुरी के अंदर हमारी लाइफ, हमारी पर्सनल रिलेशनशिप्स किस तरह से चेंज हो जाएगी। इस किताब के अंदर ऑथर अपनी एक स्टडी को कोट करते हैं जिसमें इन्होंने ये कहा है, क्योंकि ये वेस्टर्न वर्ल्ड में लिखी गई किताब है तो ये मोस्टली जो भी लिटरेचर इसके अंदर प्रेजेंट किया गया है वो वेस्टर्न सोर्सेज के ऊपर बेस करता है। ऑथर उसके अंदर कहते हैं कि किसी ने भी ये नहीं सोचा होगा कि एवरेज एक इंसान पूरे दिन में एटलीस्ट 2 घंटे जो है वो पूरा का पूरा स्पेंड करता है टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस के ऊपर, और किसी ने इस बात को रियलाइज़ नहीं किया होगा कि वो अपने 24 आवर्स डे के सर्कल के अंदर एटलीस्ट वो 85 टाइम्स जो है उसको मोबाइल वो चेक करता है, इस फीलिंग के साथ कि शायद मेरे पास कोई फेसबुक नोटिफिकेशन आई हो, चाहे कोई SMS नोटिफिकेशन हो, चाहे किसी और ऐप की कोई नोटिफिकेशन हो जिसमें भी हमें इंटरेस्ट होता है। फिर ये कहता है कि ऑथर हमें बताता है कि यूजली हमें ये कहा गया है कि वो इंसान बहुत ज़्यादा सुस्त होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन के ऊपर टाइम स्पेंड करते हैं, वो अपने आप को दूसरी एक्टिविटीज़ के अंदर इंगेज नहीं करते। उसकी वजह ये नहीं है, ऑथर कहते हैं, कि वो बच्चा या वो आदमी या वो इंसान जो इस चीज़ को यूज़ कर रहा है वो लेज़ी है, बल्कि टेक्नोलॉजी कंपनीज जो हैं उन्होंने इस तरह से सेटअप किया है लाखों करोड़ों डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट करके कि आप अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त जो है वो इस टेक्नोलॉजी के अंदर गुजारें। तो ये वो कुछ चेंजेस थी जिसके बारे में वो बताता है हमें इस डिजिटल फाउंडेशन के अंदर। तो दूसरा, हमें इस बात को भी अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत थी कि ये जो टेक्नोलॉजी हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, वो किस तरीके से हमारी लाइफ की मीनिंग्स को चेंज कर रहा है। और पहले हमें ये नज़र आता था कि हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि दरे हकीकत ये है कि हम अपने आप से अपना कंट्रोल लूज़ करते जा रहे हैं और ये टेक्नोलॉजी जो है वो हमें ज़्यादा यूज़ कर रही है। इस किताब के अंदर ऑथर एक दूसरे ऑथर की स्टडी को कोट करते हुए, जिनका नाम था एडम ऑल्टर, उनकी एक किताब इररेसिस्टिबल को वो कोट करते हैं। वो ये कहते हैं कि उन्होंने ये स्टडी जो की थी साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स के साथ की थी और उन्होंने ये कंक्लूड किया अपनी रिसर्च के अंदर कि जो लोग इस टूल्स के साथ इंगेज्ड हैं, ठीक है, वो एक न्यू किस्म के डिजीज के अंदर है, दैट इज कॉल्ड एडिक्शन। ठीक है, अब वो एडिक्शन इस तरह का एडिक्शन है ये कि आपको एक सेटिस्फेक्शन मिलती है, और वो सेटिस्फेक्शन कैसे मिलती है कि वो आपको ये जो डिवाइसेस है उसके अंदर जो आप एप्स यूज़ करते हैं ये आपको रिवॉर्ड्स देते हैं, और रिवॉर्ड्स जो है वो आपको 2 तरह से देते हैं। ये एक, आपको मालूम है कि आपके किसी भी एक्शन के ऊपर आपको कोई ना कोई कमेंट, फीडबैक या लाइक्स या डिसलाइक्स के चीज़ें जो है वो मिलेगी। एक, ये लोग इस तरह का पैटर्न यूज़ करते हैं कि आपको सडनली रिवॉर्ड दिया जाए। आपने अक्सर बहुत सारे ऐप्स के ये एडवर्टीजमेंट में देखा होगा, कॉन्ग्रेचुलेशंस यू हैव वन 2% कैशबैक्स। तो ये वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप जो है वो बहुत ज़्यादा इसको इंजॉय करने लगते हैं। और आप जानते हैं कि इंसान जो है वो एक शुरू से, ठीक है, सोशली एंटिटी है कि आप जब तक उसको सोशल अप्रूवल ना मिले वो एक आइसोलेशन के अंदर ज़िंदगी नहीं गुजार सकता, ठीक है ना। उसे सोशल अप्रूवल चाहिए होती है। तो जब उसे सोशल अप्रूवल मिलती है तो उसके खुद के कॉन्फिडेंस के अंदर भी इजाफा होता है। और ये वाला जो एलिमेंट था आज आप देखें कि बहुत सारे सोशल मीडिया के अंदर डाल दिया गया है। आज से चंद साल पहले आप देखते थे कि कुछ तस्वीरें जो होती थी वो हमारी ज़िंदगी की कुछ यादें होती थी जो हमारे घरों की दीवारों पे खूबसूरत तरीके से
लगी रहती थी और हम उन पलों को याद किया करते थे, इंजॉय करते थे। आज सडनली वो जगह, वो दीवारें जो है आपकी टेक्नोलॉजिकल ऐप्स ने ले ली है। और अब आप जब पिक्चर अपलोड करते हैं तो सबसे पहला फोकस जो आपका होता है वो आपका मेमोरी नहीं होता है, वो आपका ये होता है कि किन लोगों ने इसको लाइक किया कि नहीं किया और मुझे कितने लाइक्स मिले। और उस पर भी स्पेशली जिन लोगों से आपने एक्सपेक्ट ना किया हो और उनके आपको लाइक और आपको कोई कमेंट मिल जाए तो आप कितने ज़्यादा खुश हो जाते हैं। ये हर किसी के साथ इस वक्त नेचुरल है। तो इसलिए वो ये बताते हैं कि ये जो चीज़ थी, ये जो फीलिंग्स हैं, इसको साइकोलॉजिकली लोगों ने, टेक कंपनीज ने जो है इसको इस तरह से प्लान किया कि आपके उन तमाम फीलिंग्स को जो है वो एक टेक्नोलॉजिकल ऐप के अंदर लेके गए और वहाँ से उन्होंने आपके इस डाटा को यूज़ करते हुए, ठीक है, वहाँ से वो बिजनेस अर्न किया। ठीक है, अभी मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताना चाहूँगा। हमें ये महसूस होगा कि ये जो चीज़ें हैं ये आज 5 साल या 10 साल के अंदर की गई हैं या 20 सालों में की गई होगी, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी आपके पास स्क्रीन पे आपके पास ये एक न्यूज़पेपर का क्लिप नज़र आ रहा है। ये अमेरिका के एक न्यूज़पेपर के अंदर की क्लिप है जो कि 1963 के अंदर पब्लिश हुई है, जिसमें ये एक लेडी, एक पिक्चर जो नज़र आ रही है जिसमें वो एक मोबाइल के साथ खड़ी हुई है और वो ये बता रही है कि आज से चंद साल बाद ये डिवाइस आप तमाम के पॉकेट्स के अंदर होगी और आप जो है कहीं पे भी हो, किसी भी जगह पे हो, आप किसी वायर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होंगे, आप कहीं पे भी जो है अपने कॉल को रिसीव कर सकते हैं। इसी न्यूज़ के अंदर वो बता रहे हैं हमें कि बहुत जल्द आपके पास कमर्शियली ऐसे प्रोडक्ट्स आ जाएंगे जिसके अंदर आप सिर्फ और सिर्फ लोगों से फ़ोन पे बात नहीं कर सकेंगे बल्कि आप उनकी तस्वीरें भी देख सकेंगे। तो ये वो कुछ फाउंडेशन थी जो ये हमें बताते हैं इसके अंदर। और इस तमाम चीज़ों को मिनिमाइज करने के लिए कि अब आपका कंट्रोल नहीं रहा है इसके ऊपर, ठीक है, अब ये कंपनी जो है वो आपको रन करती है। तो इस वजह से इन्होंने एक स्ट्रैटेजी दी जिसको डिजिटल मिनिमलिज्म कहा गया। सो मैं आपकी इस टॉक से मेरी जहन में 2 बातें सामने आई कि एक इसके वो यूज़र्स हैं जो इसको एडिक्शन के तौर पे या अपने आप को पर्सनली तौर पे वो उसके साथ बहुत अटैच हो जाते हैं, जबकि दूसरे यूज़र्स हुए जो इसको बड़ा मीनिंगफुल यूज़ करते हैं क्योंकि उनकी जॉब का पार्ट होता है, यानी कि उनकी जॉब लाइफ का ये बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है कि वो सारी ऐप्स को यूज़ करें वगैरह। तो इन दोनों यूज़र्स को अगर हम जहन में रखें तो डिजिटल मिनिमलिज्म जिस पे आप बात कर रहे हैं, ठीक है, ये एक्चुअली थॉट है क्या, किस तरह ये दोनों यूज़र्स इसको यूज़ कर सकते हैं कि हाउ मच फॉर इट, उनके लिए ये क्या है, तो इस पे थोड़ी सी अगर आप बात करें। जावेद, ये बहुत ही अच्छा सवाल आपने किया और स्पेशली जो आपने इसको कनेक्ट किया है व्हाट्सएप पे और डिजिटल लाइफ के साथ जो लोग बिजनेस कर रहे हैं और उनके यूज़ के ऊपर और डिजिटल मिनिमलिज्म के ऊपर, उन पे आने से पहले हम ये समझते हैं कि डिजिटल मिनिमलिज्म क्या है, ताकि हरगिज़ इसका मतलब ये नहीं है कि हमें टेक्नोलॉजीज़ को बिल्कुल ही अवॉइड करना है और उसको यूज़ नहीं करना है। ठीक है, इस किताब के अंदर 2 अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं, डिजिटल मिनिमलिज्म और डिजिटल मैक्सिमलिज्म, जिसके ऊपर हम मज़ीद आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन इस वक्त मैं आपके सामने एक जो है सबसे खूबसूरत डेफिनेशन जो मैंने अब तक डिजिटल मिनिमलिज्म की पढ़ी है वो कॉल न्यूपोर्ट की ही है। ऑथर इस किताब के अंदर कहते हैं कि डिजिटल मिनिमलिज्म इज़ अ फिलॉसफी दैट हेल्प्स यू क्वेश्चन व्हाट डिजिटल कम्युनिकेशन टूल्स एड द मोस्ट वैल्यू टू योर लाइफ। It is motivated by the belief that intentionally and aggressively clearing away low value digital noise and optimizing your use of the tools that really matter can significantly improve your life. कि डिजिटल मिनिमलिज्म से मुराद ये है कि जिन टूल्स के साथ आप इंगेज हो रहे हैं, जिन एक्टिविटीज़ में आप इंगेज हो रहे हैं, उसके पीछे एक डीप फिलॉसफी होनी ज़रूरी है जो आपकी ज़िंदगी को एक मीनिंग दे सके, एक वैल्यू दे सके और वो आपकी वैल्यू के साथ कनेक्टेड हो। इस फिलॉसफी के तहत जब आप कोई भी टूल्स को यूज़ करेंगे तो आप उसके कॉज, इफ़ेक्ट और कॉन्सिक्वेंसेस से भी वाकिफ़ होंगे। फिर दूसरा, हमें इस बात को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि इट इज़ नॉट दैट ईजी टू ट्रांसफॉर्म योर इंटायर डिजिटल लाइफ
क्योंकि आज हम बहुत ज़्यादा हमारा वर्क लाइफ का जो हिस्सा है वो भी उसी के साथ कनेक्टेड है। लेकिन स्मॉल चेंजेस जो है ना वो पॉसिबल है। और डिजिटल मिनिमलिज्म की जो भी मानने वाले लोग हैं उनका कभी भी फोकस इन छोटी छोटी चीज़ों पे नहीं रहा है। ये छोटे छोटे लॉसेस के ऊपर या छोटे छोटे एडवांटेजेस के ऊपर बात नहीं करते। वो ये बात करते हैं कि आपकी लॉन्ग टर्म फिलॉसफी क्या है इस चीज़ को लेकर। आप शॉर्ट एडवांटेजेस को ना देखें। मिसाल के तौर पर बहुत ही खूबसूरती से ऑथर जो है ना इसके अंदर एक चीज़ समझाता है जिसे मैं एक आम सी लैंग्वेज में डाल के आपके साथ शेयर करता हूँ। आज आपके और मेरे लिए बड़ा ईजी है कि हमारे एक क्लिक्स के अंदर हम यूटिलिटी बिल को पे ऑफ कर सकते हैं। लेकिन सोचें कि आज से चंद साल पहले जब ये फैसिलिटी नहीं थी, लेकिन आपकी लाइफ का पैटर्न सेम था। लोग सुबह काम के लिए जाते थे, तो किस तरह वो मैनेज करते थे कि अपने यूटिलिटी बिल्स को भी पे ऑफ करें और अपने टाइम पे भी काम पे भी टाइम पे पहुंचे। इसका मतलब सोसाइटी वॉज ट्रेन फॉर दिस, क्योंकि कोई अलग फैसिलिटी नहीं थी उस वक्त भी। और फिर आप उस आज आपको लगता होगा कि वो एक्टिविटी बहुत ज़्यादा टाइम इंगेज थी, ये मेरे लिए आसानी है, लेकिन आपने उसके अंदर से आपने लॉसेस देखे कि पहले बंदा या कोई भी इंसान जब अपने घर के यूटिलिटी बिल्स को पे ऑफ करने के लिए जाता था तो वो एक जगह से दूसरी जगह थोड़ा वॉक करके जाता था, जिसमें उसकी फिजिकल बॉडी जो है वो यूज़ हो रही होती थी। वो अपने इर्द गिर्द के इन्वायरमेंट से अवेयर होता था कि मेरे इर्द गिर्द के इन्वायरमेंट में क्या चेंजेस आ रही है। फिर जब वो उस बैंक के लाइन के अंदर किसी भी काउंटर की लाइन पे खड़ा होता था तो उसको सोशलाइज होने का मौका मिलता था। वो अपने इर्द गिर्द के लोगों को पहचानता था, उनसे बातचीत करता था, और वो सोशलाइजेशन आपकी रियल लाइफ के अंदर इंपैक्ट होती थी, जो आज आपकी डिजिटल वर्ल्ड के अंदर कन्वर्ट हो चुकी है। आपके सोशल मीडिया एप्स के ऊपर आपके पास 90, 100, 200, 300 फ्रेंड्स होते हैं, लेकिन जब आपको एक से भी बात करनी हो तो कोई अवेलेबल नहीं होता। तो इसलिए ऑथर हमें बताते हैं कि इस तरह हमारी बहुत सारी रिलेशनशिप्स को इस लाइफ ने इफेक्ट किया है डिजिटल वर्ल्ड में, जिसके और ये वो अच्छा इफेक्ट तो किया, लेकिन ये ऑप्शन आपने अपनी मर्जी से चूज भी नहीं किया, आपको इसका हिस्सा बना दिया गया। जैसे माजी के अंदर हम देखते हैं कि ब्रिटिश ने वर्ल्ड को कॉलोनाइज किया था। आज अगर आप देखें, ऑथर इसको ये इसी एग्जाम्पल को यूज करते हुए कहते हैं कि आज टेक्नोलॉजी वर्ल्ड ने आपको कॉलोनाइज कर दिया है। तो इस वजह से वो ये हमें बार बार फोर्स करते हैं कि देयर शुड बी अ फिलोसॉफी ऑफ टेक्नोलॉजी। अब वो फिलोसॉफी ऑफ टेक्नोलॉजी क्या होगी? आपको कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करने होंगे कि मैं जिस सॉफ्टवेयर को यूज कर रहा हूं उसकी वैल्यू क्या है। और जैसा कि मैंने कहा कि डिजिटल मिनिमलिज्म और डिजिटल मैक्सिमलिज्म की बात की गई है वहां पे। डिजिटल मैक्सिमलिज्म का मतलब ये होता है कि मैं जिस ऐप को यूज करूंगा उसका मैक्सिमम फायदा उठाऊंगा, ना कि वो मेरा फायदा उठाए और मुझसे बिजनेस करे, बल्कि मैं अपनी लाइफ को ईज करने के लिए उसके एडवांटेजेस लूंगा। ठीक है। और डिजिटल मिनिमलिस्ट का मतलब यह है कि मैं अपने आप को अपने लेजर टाइम के अंदर, अपने फ्री टाइम के अंदर टेक्नोलॉजिकल एप्स के साथ थोड़ा डिसकनेक्टेड रखूंगा, ताकि मैं अपने टाइम को दूसरी चीजों के साथ भी इंगेज कर सकूं। अगर आप तमाम डिजिटल टूल्स को रिजेक्ट कर देंगे तो फिर आप भी सर्वाइव नहीं कर सकते। आपके पास जब तक आप ये नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, आपको नहीं पता चलेगा कि मैं अपना लेजर टाइम कहां स्पेंड करूं। कि सबसे पहले आप ये फैसला करें कि क्या आपको आपकी लाइफ के अंदर चेंज लाना है कि नहीं। फर्स्ट है, अगर आप ये कहते हैं कि मुझे लाना है, फिर आप इसकी उन थ्योरीज की तरफ जाएं जो ये फाउंडेशन के अंदर आपको बताता है कि कैसे हम ये कर सकते हैं। और फिर आपको ये देखना होगा कि मैं अगर ये करता हूं तो मैं इस पर स्टिक हो सकता हूं कि नहीं। तो ये कुछ इसके आइडियाज थे जो इस फाउंडेशन के अंदर वो शेयर करते हैं। आपने दरमियान में बड़ा खूबसूरत टर्म को यूज़ किया, डिजिटल डी-क्लटरिज्म। तो मैं चाहूँगा आप थोड़ा सा इसे भी हमारे नाजरीन के सामने एक्सप्लेन करें कि क्या है। जावेद, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट आपने नोट किया, लेकिन यही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ थी इस फाउंडेशन चैप्टर की, कि किस तरह से डिजिटल डीक्लटर किया जा सकता है। और उसके वो सिर्फ और सिर्फ 3 रूल्स बताते हैं कि अगर उन 3 रूल्स को आप फॉलो कर लें तो
तो आपकी लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा ईजीनेस आ जाती है। सबसे पहला वो ये कहते हैं कि अपने टेक रूल्स को डिफाइन करें, यानी कि गोइंग बैक टू द सेम पॉइंट कि आपकी फिलॉसफी क्लियर होनी चाहिए। दूसरा, आपको सबसे पहले 30 डेज का ब्रेक लेना होगा कि 30 डेज में ये कोशिश करूं कि मैं कितना अपने आप को डिजिटल मिनिमाइज कर सकता हूं, क्या मैं उसके बगैर रह सकता हूं कि नहीं रह सकता। और जब मैं ये करता हूं तो मेरी ज़ाती कैफियत किस तरह की होती है और उन कैफियत को मैं एड्रेस कैसे करता हूं। क्या मैं दोबारा से उन टूल्स की तरफ चला जाता हूं या मैं किसी और मोड की तरफ चला जाता हूं और अपने आप को इंगेज कर लेता हूं। तीसरा कि री इंट्रोड्यूस टेक्नोलॉजी, कि जब 30 दिन गुजर जाते हैं इसके बाद आप अपनी ज़िंदगी में दोबारा से टेक्नोलॉजी को री इंट्रोड्यूस करते हैं, कि अब आपके पास आपकी एक लिस्ट बनी हुई है कि मैं कौन से सॉफ्टवेयर अपने मोबाइल में यूज़ करूंगा और कौन से सॉफ्टवेयर मैं अपने कंप्यूटर पे यूज़ करूंगा। ठीक है, और जो सॉफ्टवेयर मैंने रखे हुए हैं अपनी उसके अंदर, उसके लिए वो बड़े अच्छे 3 सवाल आपको पूछते हैं जो आपको इजी एक फॉर्मूला बता देता है कि आप सिर्फ और सिर्फ ये 3 सवाल कर लें, आप खुद डिसाइड कर लेंगे कि मुझे ये ऐप यूज़ करना है कि ये ऐप यूज़ नहीं करना है। सवाल नंबर 1, डज दिस टेक्नोलॉजी डायरेक्टली सपोर्ट something that I deeply value? 1. Second, is this the best way to support this value? Third, how am I going to use the technology going forward to maximize its value and minimize its harm? कि सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि मेरी वैल्यूज क्या है और क्या ये सॉफ्टवेयर उन वैल्यूज को कॉम्प्लीमेंट करता है कि नहीं करता। थर्ड, कि आप किस तरीके से उसका मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं, बल्कि वो आपको पहले से ज़्यादा अच्छा एजुकेट कर रहा है कि आप इस ऐप का मैक्सिमम बेनिफिट कैसे लेंगे। फिर ऑथर ये कहता है कि अब हमें ये याद रखना चाहिए कि फाइनल स्टेप जब ये होगा कि जो आपने अपनी वैल्यू के ऊपर बात की है ना, अब उसको प्रैक्टिस के अंदर भी आपको लाना है और वो प्रैक्टिस पे इसी तरह से होगी कि आपके पास एक लिस्ट हो और वो उस लिस्ट के हिसाब से आप अपने ऐप्स को बनाएंगे और उस ऐप्स को आप अपने मोबाइल और अपने कंप्यूटर तक रिस्ट्रिक्ट करेंगे। बहुत खूब। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपने जिस तरह से इस बुक को एक्सप्लेन किया कि इसके फाउंडेशंस क्या है और फिर आपने कुछ टर्म्स को समझाया, तो आई थिंक ये बुक का पहला हिस्सा तो पूरा हो गया इसमें बुक कवर। दूसरे हिस्से में ऑथर, जैसा कि आपने ख़ुद कहा था कि वो प्रैक्टिस की बात करता है, तो मैं चाहूँगा अगर मुख्तसरन आप हमारे नाजरीन के सामने पेश करें कि एज एन इंडिविजुअल लाइफ जो 24 आवर्स तक भी आज अटैच्ड हो चुकी है डिजिटल थिंग्स के साथ, तो किस तरह हमारी लाइफ में ये जो प्रैक्टिस है ये इम्पैक्ट कर सकती है। वो बता रहा है कि फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में ऐसा होता जा रहा है कि सॉलिट्यूड जो है वो हमेशा के लिए फेड हो चुका है या फेड हो रहा है। देखिए, ज़माने बदलते रहते हैं, मॉडर्निटी आती है जाती है, एडवांसमेंट होती है, उससे ज़्यादा एडवांसमेंट हो जाती है, लेकिन सॉलिट्यूड हमेशा एग्जिस्ट करता आया है। लेकिन अब सिचुएशन चेंज होती जा रही है। फर्स्ट टाइम हम अपनी हिस्ट्री में ये देख रहे हैं कि सॉलिट्यूड जो है वो प्रैक्टिस के अंदर आ चुका है और लोग प्रैक्टिस भी नहीं कर पा रहे। हालांकि अब ये एक स्किल है, क्योंकि आपके लिए बतौर ह्यूमन बीइंग इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी ज़िंदगी के अंदर कुछ लम्हे को सॉलिट्यूड के अंदर आप जाते हैं ताकि आपके ब्रेन को एक फ्रेशनेस मिल सके। और हरगिज़ सॉलिट्यूड का मतलब ये नहीं, ऑथर्स ये कहते हैं कि मैं जो है आपको ये कह रहा हूँ कि आप फिजिकल वर्ल्ड से अपने आप को दूर कर लें, नहीं, बल्कि सॉलिट्यूड से ऑथर की मुराद ये है कि आप थोड़ी देर के लिए पीसफुली एक जगह पे बैठें जहाँ पे आपके माइंड के अंदर सिवाय आपके अपने ज़ाती थॉट्स के अलावा किसी और के थॉट्स ना हो। इसे हम सॉलिट्यूड कहते हैं। और उसका इम्पैक्ट क्या होगा अगर आप ये नहीं कर पाते, हमें फोकस करने में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस नज़र आते हैं, हम कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, हम अटेंशन नहीं कर पाते। और आज देखिए बहुत सारी साइंटिफिक स्टडीज़ बता रही है कि बहुत ही मास लेवल पे लोगों के साथ मेंटल हेल्थ के
चैलेंजेस जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। मॉडर्न लाइफ के प्रेशर्स और स्ट्रेस के अंदर जो इजाफा हो रहा है उसकी वजह हमें पता है, ठीक है। तो इसलिए ऑथर कहता है कि सॉलिट्यूड जो है ना वो आपकी ज़िंदगी का हिस्सा होना चाहिए ताकि आप सोच सकें, और उस सोच में आपकी जो है सबसे ज़्यादा जो इन्हेंस होता है वो आपकी क्रिएटिविटी होती है। और आज आप देखें कि 21st सेंचुरी के जो स्किल्स हैं उसके अंदर क्रिएटिविटी को भी काउंट किया जाता है, जबकि अगर आप देखें क्रिएटिविटी को आप स्टडी करें, इट्स अ नेचुरल थिंग इन द ह्यूमन बींग्स। तो आज उसको आप स्किल के अंदर कैसे देखते हैं? तो वो इसीलिए क्योंकि ऑथर ने इसी बात को हमें बार बार इन्फेसाइज किया इस किताब के अंदर कि आपकी क्रिएटिविटी, आपके पास टाइम ही नहीं है कि आप सोच सकें। और ये बहुत ही कॉमन है, आप देखते हैं कि बहुत सारे आर्टिस्ट, पोएट्स, राइटर्स बहुत ज़्यादा टाइम अकेले में गुजारते हैं, और जब वो अकेले में गुजारते हैं तो एक मास्टरपीस वो लेकर आते हैं जो कि सदियों तक हम उन्हें याद रखते हैं। तो इसलिए वो कहते हैं कि आपकी प्रोडक्टिविटी और आपकी क्रिएटिविटी इसके अंदर इन्हेंस होती है। तो इसलिए आपके लिए एक फर्स्ट स्टेप आपका सॉलिट्यूड का होना ज़रूरी है। दूसरा, वो ये कहते हैं कि जब आपका स्पेंड टाइम अलोन होता है उसमें आपके पास टेक्नोलॉजिकल ऐप्स नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इन्हीं टेक्नोलॉजिकल ऐप्स की वजह से जो है ये चेंज हमारे पास आया है। और अपने डिजिटल अटेंशन को उनके मोहताज नहीं करना चाहिए, बल्कि अपना कंट्रोल अपने पास रखना चाहिए, क्योंकि वो आपका अटेंशन पाने के लिए लाखों करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। दूसरी चीज़ वो ये बताते हैं कि आप ये अहद कर ले अपने आप से कि मैं किसी भी चीज़ को लाइक नहीं करूंगा। इससे ये हो जाएगा कि अगर आपने ये कर लिया तो आप खुद भी जो है ना अपने पिक्चर्स अपलोड करते वक्त इसी चीज़ को माइंड में रखेंगे और आप अपनी पर्सनल लाइफ को पर्सनल रखेंगे, ना कि पब्लिकली सामने लेकर आएंगे। और इससे ये हो जाएगा कि जितनी भी ये ई कॉमर्स इंडस्ट्रीज हैं उनको आपका डेटा, आपकी प्राइवेट इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी, जिससे वो अपना फायदा उठाते हैं कमर्शियल। तो इस वजह से वो प्रमोट करता है कि आप किसी भी चीज को लाइक ना करें, ठीक है। और फिर इसके बाद वो ये कहते हैं कि आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है ना वो ह्यूमन इंटरेक्शन में गुजारें। फर्स्ट टाइम हिस्ट्री के अंदर ऐसा होता जा रहा है कि आज ह्यूमन इंटरेक्शन एक चैलेंज बनता गया है। लोग फेसबुक या दूसरे सॉफ्टवेयर के ऊपर बहुत कंफर्टेबल फील करेंगे बात करना, लेकिन आमने सामने वो बात नहीं कर सकते। उसकी रीज़न ये है कि जितने भी डिजिटल ऐप्स है वो आपके कंट्रोल में है, आपको ऐसा फील होता है, लेकिन ह्यूमंस कभी किसी के कंट्रोल में नहीं होते। वहाँ आपको लर्न करना पड़ता है कि हाउ वी हैव टू निगोशिएट विद ईच अदर, हाउ डू वी हैव टू रिस्पेक्ट ईच अदर, एंड दीज आर द रियल लाइफ थिंग्स, क्योंकि सोसाइटी इस तरह काम करती है, ना कि उस पर। तो इसलिए वो आपको ये कुछ चीज़ें के ऊपर बताते हैं कि इस तरह से आप जब अपने आप को मिनिमाइज करते हैं तो आप रीथिंक कर सकते हैं, और उस रीथिंक से आपको एक न्यू वे ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द टेक्नोलॉजी मिलता है, और उस टेक्नोलॉजी के बाद आप उसका मैक्सिमम फ़ायदा लेते हैं, और उसके साथ साथ आप अपनी ज़ाती लाइफ का, अपनी हेल्थ का, अपनी फैमिलीज़ का, अपने इन्वायरमेंट का बहुत ज़्यादा ख्याल करते हैं, और अपने आप को खुशी के उस अल्टीमेट हैप्पीनेस की तरफ ले जा सकते हैं जिसका आपको हक है। तो ये इस पूरी किताब का निचोड़ है सर। बहुत शुक्रिया। मैं इतर पाकिस्तान के बिहाफ पे हमारे आज के गेस्ट स्पीकर मिस्टर फरहान जमानी का इंतहाई मशकूर हूँ कि उन्होंने एक मुख्तसर वक्त के अंदर इस किताब को बड़ी खूबसूरती के साथ इसका एक मुख्तसरन जायज़ा हमारे लिए पेश किया है। आखिर में मैं हमारे तमाम नाजरीन का इंतहाई मशकूर हूँ कि आपने अपना टाइम निकाल कर इस इल्मी कारवान का आप हिस्सा बने हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।